हाय एवरीवन, मैं अश्विन। आज हम वर्ड पावर सीरीज का सेशन नंबर 5 पढ़ेंगे। ये सेशन पिछले 4 सेशन से थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इस सेशन में मैं आपको पहली बार कंफ्यूजिंग वर्ड्स पढ़ाने जा रहा हूँ और साथ ही साथ रूट वर्ड पढ़ाऊंगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं ऐसी चीज़ों को भी अपने वर्ड पावर सीरीज में इंक्लूड करूँ, जैसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा, रूट वर्ड्स को। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप मुझे जॉइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। मेरा टेलीग्राम चैनल है अश्विन क्लासेस फॉर इंग्लिश के नाम से। आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं, ये लॉगिन आईडी है वहाँ पर। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला सेगमेंट है कंफ्यूजिंग वर्ड्स का। कंफ्यूजिंग वर्ड्स वो होते हैं जिनके मीनिंग को लेकर, जिनकी स्पेलिंग्स को लेके हमें कंफ्यूजन हो। जैसे कि हमें कंफ्यूजन होता है कि कब हमें लाई का यूज़ करना चाहिए, कब हमें ले का यूज़ करना चाहिए, है ना? कब हमें फ्लाई का यूज़ करना चाहिए, कब हमें फ्ली का यूज़ करना चाहिए। हो सकता है जैसे किसी को कन्फ्यूज़न हो सकता है कि व्हेन शुड दे यूज़ सिंक एंड व्हेन शुड दे यूज़ ड्रोन। तो अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हैं, तो यही हैं वो कन्फ्यूज़िंग वर्ड्स जिन्हें आपको क्लियर करने की ज़रूरत है। तो आज के सेशन में हमने कौन-कौन से कन्फ्यूज़िंग पेयर्स रखे हैं, वो देख लेते हैं। पहला पेयर है रिस्पेक्टफुल और रिस्पेक्टेबल का। बीच में वर्सेस लिखा है, मतलब रिस्पेक्टफुल और रिस्पेक्टेबल के बीच में क्या डिफरेंस है। इससे पहले कि मैं आपको डिफरेंसेस बताऊं, मैं आपको कुछ सिमिलरिटीज बताता हूं। पहली बात, दोनों ही रिस्पेक्ट फैमिली से हैं। रिस्पेक्ट से रिस्पेक्टफुल बना है और रिस्पेक्ट से रिस्पेक्टेबल बना है। अनदर थिंग, फुल के लगे होने से जहां रिस्पेक्टफुल एक एडजेक्टिव है, बी एल ई लगे होने से रिस्पेक्टेबल भी एक एडजेक्टिव है। ठीक है? अगर दो वर्ड्स के बीच में कंफ्यूजन हो और अगर उनका पार्ट ऑफ स्पीच डिफरेंट हो तो वो कंफ्यूजन लगभग खत्म हो जाता है। लेकिन अगर पार्ट ऑफ स्पीच सेम हो तो वो कंफ्यूजन रहता है। यही है इन दोनों वर्ड्स के साथ। रिस्पेक्टफुल भी एक एडजेक्टिव है और रिस्पेक्टेबल भी एक एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि फुल लगने से भी एडजेक्टिव बनता है सफिक्स के रूप में, और अगर सफिक्स के रूप में बीएलई लगा हो तो वो भी एडजेक्टिव का ही सिम्पटम है। रिस्पेक्टफुल होने का क्या मतलब है? इट मीन्स टू बी फिल्ड विद रिस्पेक्ट फॉर समबडी और समथिंग। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति के प्रति या फिर किसी वस्तु के प्रति, किसी घटना के प्रति, किसी बात के प्रति आप सम्मान से भरे हुए हैं। देखिए, समझ में आया आपको? रिस्पेक्टफुल होने का मतलब है आपके मन में किसी के लिए रिस्पेक्ट है बहुत ज्यादा। कैसे समझेंगे? आप रिस्पेक्ट से भरे हुए हैं। फुल मतलब भरे होना। तो आप रिस्पेक्ट से भरे हुए हैं फॉर समबडी और समथिंग। समझ रहे हैं? मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत योग्य हो, तो आप उस व्यक्ति का सम्मान करते हो, तो आप उस व्यक्ति के प्रति रिस्पेक्टफुल हुए एक तरीके से। समझ में आया? जैसे हमें महिलाओं के प्रति रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, हमें उन्हें सम्मान देने की जरूरत है, यानी कि हमें महिलाओं के प्रति अपने मन में सम्मान रखने की जरूरत है। सो वी नीड टू बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स वुमेन। समझ रहे हैं आप? रिस्पेक्ट से भरे होना, आप रिस्पेक्ट से भरे होंगे। दो मिस्टर त्यागी इज द हेड, मतलब मिस्टर त्यागी जो है हेड है कंपनी के। ही इज डाउन टू अर्थ। डाउन टू अर्थ का मतलब है बड़ा ही विनम्र व्यक्ति, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति। और रिस्पेक्टफुल है टुवर्ड्स ऑल ऑफ द एम्प्लॉयज। जनरली जो कंपनी का बॉस होगा वो क्यों रिस्पेक्ट करेगा अपने एम्प्लॉयज की? रिस्पेक्ट करे एम्प्लॉयज उसकी। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता। कई बार जो बॉस होता है वो बड़ा ही डाउन टू अर्थ पर्सन होता है, बहुत ही जेन्युइन कंसिडरेट पर्सन। तो वो रिस्पेक्टफुल होता है ना? मतलब अपने एम्प्लॉयज के प्रति एक तरीके से। यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ रतन टाटा साहब। अभी कुछ वक्त पहले पता चलता है कि वो एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय के ही घर जाते हैं, ये पता चलने पर कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, या इनफैक्ट वो एम्प्लॉय एक्स टाटा के एम्प्लॉय थे, मतलब टाटा के एक्स एम्प्लॉय थे, अभी एम्प्लॉय नहीं थे। तो ये रिस्पेक्टफुल होना दिखाता है। समझ रहे हैं ना? व्हेन मिस्टर एन आर नारायण मूर्ति टच द फीट ऑफ मिस्टर रतन टाटा, अभी देखिए एग्जांपल भी उनका आ गया। ड्यूरिंग एन इवेंट, जब मिस्टर नारायण मूर्ति ने, जो फाउंडर रहे हैं इन्फोसिस के, उन्होंने रतन टाटा साहब के पैर छुए एक पब्लिक इवेंट में। इट वाज अ कॉन्स्पिकुअस केस ऑफ, कॉन्स्पिकुअस केस मतलब स्पष्ट उदाहरण। कॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर जिसको कह सकते हैं, ऑफ बीइंग रिस्पेक्टफुल टू योर सीनियर पार्टनर। ये दर्शा रहा था कि नारायण मूर्ति साहब के मन में बड़ा सम्मान था रतन टाटा साहब के लिए। तो इफ यू आर रिस्पेक्टफुल, यू हैव रिस्पेक्ट फॉर समबडी। समझ रहे हैं आप?
अब अगला वर्ड रिस्पेक्टेबल है, वो वहीं पर मैं बता सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊं। अब जिस व्यक्ति की रिस्पेक्ट करते हैं, आप ये मानते हैं कि वो व्यक्ति रिस्पेक्टेबल है, तभी आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। जब नारायण मूर्ति साहब ने पैर छुए होंगे टाटा जी के, तो वो तो रिस्पेक्टफुल हुए, उन्होंने सम्मान दिया, लेकिन रिस्पेक्टफुल बनने के लिए उन्होंने रतन टाटा साहब को रिस्पेक्टेबल पाया होगा। कोई अगर रिस्पेक्टेबल है तो देखिए BLE लगे होने से जहां एक तरफ शब्द एक एडजेक्टिव बन जाता है, वहीं दूसरी तरफ हिंदी में ये शब्द ऐड हो जाता है कि योग्य, क्योंकि एबल का मतलब क्या होता है? योग्य। तो रिस्पेक्टेबल का मतलब है सम्मान के योग्य। सम्मान के योग्य होने का क्या मतलब है? कि आप पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, योग्य हैं, काबिल हैं, तभी तो दूसरे आपका सम्मान करेंगे। जब आप शिक्षित हैं, काबिल हैं, तभी आप सम्मान के योग्य हुए, ठीक है? आप जिसकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो व्यक्ति रिस्पेक्टेबल होता है, ठीक है? जब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं तो आप अपने आप को रिस्पेक्टेबल कंसीडर करते हैं। देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट में आप अपना सम्मान करेंगे ना, तो आप अपने आप को रिस्पेक्टेबल कंसीडर कर रहे हैं। समझ रहे हैं? जैसे पढ़िए, इट मीन्स यू कंसीडर योरसेल्फ इंपॉर्टेंट एंड वांट अदर्स टू रिस्पेक्ट यू। इसका मतलब है कि आप अपने आप को सिग्निफिकेंट समझते हैं, काबिल समझते हैं, योग्य समझते हैं, होशियार समझते हैं और चाहते हैं कि दूसरे आपका सम्मान करें। इस बार आप दूसरों का सम्मान नहीं कर रहे, बल्कि आप चाहते हैं अदर्स टू रिस्पेक्ट यू। जैसे देखिए, आई एम अ रिस्पेक्टेबल लेडी एंड यू कांट डेयर टू अब्यूज मी। मान लीजिए कि एक कोई व्यक्ति हो और किसी महिला को कुछ अभद्र बोलना चाह रहा हो, तो उस महिला ने अपने डिफेंस में ये बात बोली, ए आई एम अ रिस्पेक्टेबल लेडी, मैं एक सम्मानित महिला हूं और आप मेरे से ऐसे बदसलूकी नहीं कर सकते। चैतन्य comes from a respectable middle class family। चैतन्य एक respectable middle class family से belong करता है, मतलब एक अच्छे घर का सदस्य, उस घर का सदस्य जहाँ के लोग बड़े ही सम्मानित हैं, सम्मान के योग्य हैं। तो ये था पहला पेयर, रिस्पेक्टफुल वर्सेस रिस्पेक्टेबल। आगे बढ़ते हैं और अगले पेयर को देखते हैं। अगला पेयर है एडिक्टिव और एडिक्टेड का। ये वर्ड आप जानते हैं, ये वर्ड आपने कम सुना है, तो कोई बात नहीं, इसे मैं बता दे रहा हूं। देखिए, एडिक्टिव और एडिक्टेड में सिमिलरिटी देख लीजिए। ये दोनों भी एडजेक्टिव से, दोनों एडिक्ट से बने हैं और दोनों ही एडजेक्टिव हैं। एडिक्टिव होने का मतलब और एडिक्टेड होने का मतलब क्या है, उसको देखते हैं। एडिक्टेड को अलग करिएगा, आप एडिक्टेड को जानते हैं, जरा ये देखिएगा कि एडिक्टेड से अलग कैसे हो रहा है। एडिक्टिव, एडिक्टिव समथिंग दैट इज एडिक्टिव। पहली बात, एडिक्टिव क्या है? समथिंग। और एडिक्टेड कौन है? आप। जब आप नशा करते हैं और बहुत करते हैं तो आप एडिक्टेड हो जाते हैं। वो चीज मैं अभी आपको बता रहा हूं, वो चीज जो आपको अपनी ओर खींचती है, वो अपने आप में एडिक्टिव है। और जिस चीज के प्रति आप खींचते हैं, आप एडिक्टेड हैं। आई रिपीट, जैसे आप शराब को लेकर बहुत खींचते हैं, एक तरीके से बड़ा झुकाव है आपका शराब के प्रति, तो शराब आपको एडिक्टिव लगती है और आप एडिक्टेड हो जाएंगे। जिस चीज की लत आपको लगी हो, वो चीज एडिक्टिव है और आप एडिक्टेड हो जाएंगे। समझ रहे? जो आपसे अलग ना हो पा रही, वो एडिक्टिव है। जैसे वीडियो गेम्स हो गए, मोबाइल फोन्स हो गए, ये सब क्या है? इंटरनेट हो गया, ये सब क्या चीजें हैं? ये टेक्नोलॉजी एडिक्टिव टेक्नोलॉजी है और आप एडिक्टेड हो गए हैं। So something that is addictive is so enjoyable that it makes you want to do it or have it a lot। मतलब जो चीज एडिक्टिव हो वो इतनी मजेदार आपको लगेगी कि आप चाहेंगे कि हमेशा आप उस काम को करते ही रहें। वीडियो गेम्स आर ऑफन एडिक्टिव। हाँ, एक बार आप वीडियो गेम्स खेलने लगिए, कब घंटों बीत जाएंगे यू डोंट नो। तो वो गेम्स आर ऑलवेज एडिक्टिव। आप पबजी की बात कर लीजिए। मोबाइल फोन्स आर फास्ट बिकमिंग एडिक्टिव इवन फॉर ओल्ड एज पीपल। देखिए, मोबाइल फोन्स आर एडिक्टिव फॉर यंग एज पीपल, और यही मोबाइल फोन्स बूढ़े लोगों के लिए भी एडिक्टिव होते जा रहे हैं। उनको भी अपनी ओर बहुत ज्यादा खींच रहे हैं, तो उनके लिए भी एक एडिक्टिव होते चले जा रहे हैं। जिन चीजों की आपको लत लगी है वो एडिक्टिव, और एडिक्टेड कौन है? आप। एडिक्टेड कौन है? आप। अब देखिए, पढ़ लीजिए इसको, वैसे तो आप समझ ही गए हैं। एडिक्टेड, कंपल्सिवली और फिजियोलॉजिकली डिपेंडेंट ऑन समथिंग, हैबिट फॉर्मिंग। जो चीज हैबिट फॉर्मिंग हो और आप उस पर निर्भर हो, तो आप एडिक्टेड हो जाएंगे। आई एम एन एडिक्टेड रीडर ऑफ द हिंदू। वैसे तो ये पॉजिटिव एग्जाम्पल है,
इसमें एडिक्टेड को नहीं रखना चाहिए था, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि आप आयरनी में जाकर के कुछ बोलते हैं। तो आई एम एन एडिक्टेड रीडर ऑफ द हिंदू, मतलब मैं द हिंदू को जरूर पढ़ता हूँ। मेरे को अगर द हिंदू एक दिन ना मिले तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है ना। आई आई मिस समथिंग, मुझे आई फील लाइक आई एम मिसिंग समथिंग। हाँ, मुझे खाना नहीं अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा माय डे इज इनकम्प्लीट। तो मैं एडिक्टेड रीडर हूँ द हिंदू का। In today's time, people of all ages are addicted to one thing or the other. हर व्यक्ति, हर उम्र के लोग किसी न किसी चीज के प्रति एडिक्टेड है। हाँ, किसी न किसी चीज के प्रति एडिक्टेड है। तो कोई वीडियो गेम्स को लेके एडिक्टेड है, नेट सर्फिंग को लेके एडिक्टेड है, हाँ, तो कोई अल्कोहल को लेके एडिक्टेड है। समझ ना, बी इट वीडियो गेम्स, बॉडी शेपिंग। हाँ, आज के समय में यंग एज के जो लड़के लड़कियां हैं वो इस बात का बहुत ध्यान देते हैं कि उन्हें बहुत स्मार्ट दिखना है, उन्हें बहुत अट्रैक्टिव दिखना है। तो ये भी एक एडिक्शन वो डेवलप कर रहे हैं, इन चीजों के प्रति वो एडिक्टेड हो रहे हैं, चाहे फिर वो ड्रग्स हो। समझ रहे हैं? जब भी कभी मौका मिले आप याद रखें कि एडिक्टेड के बाद प्रेपोजिशन टू लगाए। जब भी कभी मौका मिले, देखिए यहाँ मौका नहीं मिला, मिला नहीं मिला तो फिर आप नहीं लगा सके। यहाँ मिल गया आपको मौका तो फिर आप लगाए। समझ रहे हैं ना? हाँ, याद रखिए जब भी कोई एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव कॉन्टेक्स्ट में आता है, एट्रीब्यूटिव का मतलब है कि नाउन से पहले, तो ये एट्रीब्यूटिव तरीका हो गया उसका। तो कहाँ प्रेपोजिशन लगा लेगा? जब वो प्रेडिकेटिव तरीके से होता है, मतलब जब उसके बाद नाउन ना हो तो वो प्रेपोजिशन लगा सकता है। जैसे आपने कहा गुड बॉय, तो चूंकि नाउन है उसके पहले गुड है तो ये उसका एट्रीब्यूटिव यूज है। और जैसे कहा जाए ही इज गुड, तो इस बार गुड एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं है तो ये प्रेडिकेटिव यूज है। समझ रहे हैं? जनरली प्रेपोजिशंस प्रेडिकेटिव यूजेस में ही मिल सकते हैं, एट्रीब्यूटिव यूजेस में नहीं मिल सकते हैं। अब अगला पेयर है डिनाई, डिक्लाइन और रिफ्यूट का। इन तीनों में क्या अंतर है? पहली बात, ये तीनों वर्ब है। ठीक, पहली बात ये तीनों वर्ब है। अब डिफरेंस क्या देखिए, व्हेन यू डिनाई समथिंग, हम डिनाई से शुरू करेंगे। व्हेन यू डिनाई समथिंग यू स्टेट दैट इट इज नॉट ट्रू। ये एक बड़ा अंतर है। डिनाई करने का मतलब है मना करना, या डिनाई करने का वास्तविक मतलब होता है खंडन करना। खंडन किस चीज का करते हैं? किसी जानकारी का, किसी सूचना का, किसी आरोप का। सीधे सीधे ये कह देना कि नहीं ये सच नहीं है। जैसे किसी ने कहा इज ही मैरिड, यू सेड नो ही इज नॉट मैरिड, तो ये आपने डिनाई किया इस फैक्ट को। समझ रहे हैं? डिनाई किया इस फैक्ट को, एक तरीके से मना करना, जिसको खंडन कर देना, ये बोल देना दैट इट इज नॉट ट्रू, मना कर देना। डिनाई का ज्यादातर इस्तेमाल तब होता है, ज्यादातर इस्तेमाल तब होता है, ध्यान से सुनिए, जब आप पे कोई आरोप लगाए और आप उस आरोप का खंडन करें या उन आरोपों का खंडन करें तो आप डिनाई करते हैं उन चार्जेस को। देखिए द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट बोलते हैं बचाव पक्ष को। बचाव पक्ष वो जिस पर कोई आरोप लगाया गया है और वो अपने आप को बचाना चाह रहा है। डिनाइड ऑल द एलिगेशंस, एलिगेशंस का मतलब है आरोप, इम्पोज करना मतलब मढ़ना। कभी भी मौका मिले तो इम्पोज के साथ प्रेपोजिशन ऑन लगाएं। बचाव पक्ष ने जो भी आरोप उन पर मढ़े गए थे, लगाए गए थे, उन आरोपों का क्या किया? खंडन किया। बोला ये सब झूठे आरोप हैं, मनगढ़ंत आरोप है, एक तरीके से डिनाई कर दिया, आरोपों का खंडन करना। इन द वेक ऑफ द ऑनगोइंग प्रोटेस्ट बाय फार्मर्स, ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, कुछ भी अगर ऑनगोइंग है तो मतलब वो चल रहा है, जारी है, को ध्यान में रखते हुए, के चलते, के कारण, समझ रहे हैं? Some of the ruling party MPs have been denied entry to villages by the locals. ऐसा सुनने को मिल रहा है, स्पेशली फ्रॉम हरियाणा एंड पंजाब, और ये जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है यहाँ से सुनने को मिल रहा है। कुछ एमएलएस को, एमपीज को जब गांव में जाने का मन कर रहा है तो वो जा नहीं पा रहे, क्योंकि गांव वाले जो है उन्हें अंदर नहीं आने दे रहे, मना कर रहे, रोक रहे हैं एक तरीके से। तो किसी चीज को करने से मना कर दे, नहीं आप ये नहीं कर सकते, डिनाई कर दिया। कोई अंदर आना चाह रहा, नहीं आप नहीं आ सकते। कोई किसी फ्लावर वेस को, गमले को छूने जा रहा, नहीं आप नहीं छू सकते, आपने डिनाई कर दिया एक तरीके से। समझ रहे हैं ना? डिनाई कर दिया तो खंडन कर दिया या मना कर दिया। याद रखिएगा खास तौर पे डिनाई का मतलब ये बोलना कि ये झूठ है, सच नहीं है, आरोपों का खंडन करना। डिक्लाइन हैज टू मीनिंग्स, ये देखिए, इधर ये डिक्लाइन, इधर ये डिक्लाइन। डिक्लाइन का एक मतलब है गिरावट, गिरावट, कमी जिसको कह सकते हैं, जैसे बिजनेस में गिरावट हो रही हो, संख्या में कमी हो रही हो, जैसे कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं
फिर सरकारें चाहती तो कम भी हो जाते, तो डिक्लाइन देखने को मिलता है कभी कभी। टेस्टिंग कम कर दी जाए, अभी डिक्लाइन हो जाएगा, है ना। अभी टेस्टिंग बढ़ाई जाएगी जितनी ज्यादा से ज्यादा, उतने केसेस बढ़ेंगे। अभी अगर टेस्टिंग कम कर दी जाए, अपने आप डिक्लाइन देखने को मिल जाएगा। तो गिरावट, कमी, प्रॉफिट में डिक्लाइन हो गया हो, तब ये वर्ब और नाउन दोनों है जब कमी है इसका अर्थ। इफ देर इज अ डिक्लाइन इन समथिंग, इट बिकम्स लेस इन क्वांटिटी, इंपॉर्टेंस और क्वालिटी। वैसे तो डिक्लाइन वर्ड ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं हैं, हो सकता है जितना मैं बता दूं उतना आइडिया आपको ना हो, तो वो सीख लीजिए। ये सोचना कि आता ही नहीं, ये ठीक नहीं है। हमेशा याद रखिए कि जो नहीं आता है उसी को बोले कि नहीं आता, सब कुछ नहीं आता ये सोचना ही गलत है एक तरीके से। तो कमी, गिरावट, देर इज अ विजिबल डिक्लाइन इन द पॉपुलरिटी ऑफ द पार्टी लीडर। पार्टी लीडर की जो पॉपुलरिटी है, जो उनका फेम है, हाँ, उसमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अभी लोग उतना ज्यादा पसंद नहीं करते, गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक है, यहां पर डिक्लाइन एक नाउन है, ये देखिए आर्टिकल है, ये देखिए एडजेक्टिव, ये देखिए नाउन है। देखिए आर्टिकल, एडजेक्टिव और नाउन। द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी हैज डिक्लाइंड, यहाँ पे डिक्लाइंड वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। ओवर द इयर्स, पिछले कुछ वर्षों में कंपनी का प्रॉफिट जो है गिरा है। ये जो फ्रेज आप देख रहे हैं ना, ओवर द इयर्स, ओवर द मंथ्स, ओवर द डेकेड्स, ऐसे लिखा जाए तो जनरली आप देखते हैं कि सेंटेंस परफेक्ट में ही मिलता है। ओवर द वीक्स, ओवर द मंथ्स, ओवर द इयर्स, ओवर द डेकेड्स, समझ रहे हैं? तो हैज डिक्लाइन परफेक्ट में, यहाँ पे डिक्लाइन वर्ब है, गिरावट। अब डिक्लाइन का क्या मतलब है? देखिए ये डिक्लाइन इन सबसे अलग है, ये नहीं लड़ाई करता, ये वाला डिक्लाइन लड़ाई करता है। इस डिक्लाइन का मतलब क्या है कि आप पोलाइटली रिफ्यूज करते हैं, आपको कोई चीज कुछ दे रहा हो, ये देखिए क्या लिखा, एक्सेप्ट करने से मना करते हैं। एक्सेप्ट करने से मना कब करेंगे? जब आपको कोई कुछ ऑफर कर रहा हो, तभी तो आप मना करेंगे। तो जब आप किसी ऑफर को मना कर रहे हो लेकिन पोलाइटली, नहीं सर मुझे नहीं चाहिए, ये नहीं कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये तो रूड वे हो गया। नहीं सर मुझे नहीं चाहिए, सर लगा के आप बोल रहे हैं ना, तो ये पोलाइट रिफ्यूजल है। इसी को क्या कहते हैं? डिक्लाइन करना। एक फ्रेज है नो थैंक्स, ये डिक्लाइन ही तो करते हैं। ध्यान से देखिए, इस नो में आप मना कर रहे हैं और इधर आप थैंक यू भी बोल रहे हैं। फिर से समझिए, आप जनरली लोगों को नो थैंक्स बोलते हैं, ये डिक्लाइन करते हैं। पहली बात, आपने मना किया नो बोल करके, फिर आपने थैंक यू भी बोल दिया, तो क्या है, मना किया लेकिन प्रेम से। जैसे वो गाड़ियों पे लिखा नहीं रहता देखो मगर प्यार से, तो वो उस तरीके का मामला है कि मना किया लेकिन प्रेम पूर्वक मना किया। किसी ने आपको मूंगफली ऑफर की ट्रेन में, बस में, यू सेड नो, आप खाई, नो नो थैंक्स, तो डिक्लाइन करना है। ही ऑफर्ड द बॉय सम कॉफी, उसने लड़कों को कहा कि कॉफी पीनी हो तो पी सकते हो आप लोग, बट दे डिक्लाइन, लेकिन उन्होंने कहा नहीं सर हमें नहीं चाहिए, है ना। मतलब पोलाइटली रिफ्यूज किया। डिक्लाइन वर्ड के आने का मतलब ही कि जो मना किया गया उसका तरीका बहुत ही पोलाइट रखा गया है। हाँ, अब अगला वर्ड है रिफ्यूज। मैंने जो डिक्लाइन में मना करने के लिए कहा था ना, विनम्रता पूर्वक मना करना, डिक्लाइन में विनम्रता पूर्वक मना करना, मना करना। आप इस विनम्रता पूर्वक को हटा दीजिए, मना करना रखिए, आप क्या हो जाएगा? रिफ्यूज। थोड़ा सा एरोगेंस में जब आप किसी चीज को मना कर, नहीं ले जाओ मुझे नहीं चाहिए, नहीं मैं ये चीज नहीं दूंगा तुमको, दिस इज कॉल्ड टू रिफ्यूज। If you refuse to do something, you deliberately do not do it, or you say firmly that you will not do it. मना कर दे, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, नहीं मैं ये चीज नहीं खाऊंगा, मतलब बहुत ही एरोगेंस के साथ मना करना, दिस इज कॉल्ड टू रिफ्यूज। माफ करिएगा देखिए यहाँ पर स्पेलिंग में रिफ्यूट लिख दिया गया है, वो नहीं। द जज रिफ्यूज टू रेमिट द सेंटेंस, रेमिट का मतलब है कम करना, क्या मतलब है? कम करना। और सेंटेंस का मतलब है सजा। याद करिए, याद रखिए कि सजा देने के लिए अवॉर्ड वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो ये अजीब लगता है कि सजा दी जा रही है और अवॉर्ड वर्ब आ रही, पर ऐसा होता है, इट हैपेंस। शॉपलिफ्टर बोलते हैं उस व्यक्ति को जो दुकान पे गया हो, वैसे ये बता करके कि वो शॉपिंग करेगा, लेकिन वो वहां से बिन बताए चोरी से कुछ उठा ले आए। शॉपिंग के बहाने कोई चोरी करे तो वो शॉपलिफ्टर है। ऑन द ग्राउंड्स ऑफ हिज बीइंग क्वाइट ओल्ड, शॉपलिफ्टर ने ये कहा सर आई एम क्वाइट ओल्ड, तो आप मुझे कम सजा दे या मेरी सजा माफ कर दे। जज ने कहा नहीं, तुमने जब
चोरी की, क्राइम किया, तब नहीं सोचा कि तुम बूढ़े हो, तो मैं तुम्हारी सजा को कम नहीं करने वाला। रिफ्यूज कर दिया रेमिट करने से, नहीं कम करी जाएगी आपकी सजा। तो दिस इज कॉल्ड टू रिफ्यूज। थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टोन में बोलना, रिफ्यूज कर देना। देखिए कितने और अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलते हैं। रेमिट हो गया, सेंटेंस हो गया, शॉपलिफ्टर हो गया, है ना। ऑन द ग्राउंड से एक फ्रेज है, आधार जिसको कहा जाता है। अब जो अगला सेगमेंट है रूट वर्ड का, वो पढ़ लेते हैं। इससे पहले एक छोटा सा सुझाव कहिए या फिर छोटी सी अपील है कि अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो फिर वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपने प्रेशियस कमेंट्स जरूर दें। मुझे पता तो चले कि मेरे एफर्ट से आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, मैं कितना जेन्युइन कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूँ, कितना सही तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मैं बहुत ही बेसब्री से आपके कमेंट्स का वेट करता हूँ। तो जरूर अपने कमेंट्स लाइक करें और अप्रिशिएट करें। कोई सजेशन है तो आप बेझिझक होकर के कमेंट में ही उस सजेशन को लिखें। कोई कंप्लेन है तो भी आप बता सकते हैं जी। रूट वर्ड पढ़ते हैं, विच इज ए डबल एन या ई डबल एन, ए एन एन या ई एन एन। सरल रूट वर्ड है, मैं पहले ही बता दूं आपको, वर्ष से इसका संबंध है। ठीक है, सरल इन द सेंस कि बहुत सारे वर्ड्स नहीं बनेंगे, लेकिन अगर आपको मालूम नहीं है तो बड़ा ही कठिन हो जाएगा, है ना। रूट वर्ड कठिन कोई नहीं है, मालूम ना होने की वजह से सब कठिन है एक तरीके से। तो ए एन एन मतलब वर्ष। एनुअल किसको बोलते हैं? उन घटनाओं को जो वार्षिक हो। वार्षिक होने का क्या मतलब है? वर्ष में एक बार, यही तो वार्षिक हुआ, है ना। जैसे आपके गांव में शिवरात्रि को मेला लगता हो तो शिवरात्रि तो साल में एक ही बार पड़ती है ना, तो एनुअल फेयर हो गया वो। एनुअल इवेंट्स हैपन वंस एवरी ईयर, हर साल एक बार घटते हैं। अब इन दोनों में लड़ाई है, एनुअल और बाइनियल में। बाइनियल में बाई का मतलब होता है टू। बाई का मतलब क्या होता है? बाई मतलब टू, इसी से बाइसिकल बनता है। अकरिंग वंस एवरी 2 years, 2 वर्षों में जो चीज एक बार हो, 2 वर्ष में एक बार, एक तरीके से कोई भी घटना जो 2 वर्षों में एक बार घटित होती हो वो बाइनियल हो जाएगी। समझ रहे हैं? साल में एक बार हो एनुअल, 2 वर्षों में एक बार तो बाइनियल। एन्युटी क्या है? एन्युटी वो अमाउंट है जो वर्ष के समाप्त होने पर आपको या किसी को दिया जाता है उसकी संस्था के द्वारा। मान लीजिए कि साल के हर महीने कुछ अमाउंट अदर देन योर सैलरी कंपनी आपसे ले लेती है या आपके लिए अलग करके रखती है और ईयर एंड पे वो अमाउंट आपको दे देती है, तो वो एन्युटी हो जाएगा। इसी के इर्द गिर्द ग्रेच्युटी होता है। ग्रेच्युटी बेसिकली जॉब के एंड होने पर मिलता है कि जब आपका 25-30 साल की जो जॉब है वो समाप्त हो जाएगी तो आपको ग्रेच्युटी के अगेंस्ट पैसे मिलते हैं। एनुअली, ये जो एनुअल आप देख रहे हैं इसी में और एल वाई लगा दिया तो एनुअली हो गया और ये एडवर्ब हो गया। समझ रहे हैं ना? एनुअली हैपनिंग वंस अ ईयर एंड ईयर आफ्टर ईयर। देखिए एनुअल और एनुअली के मीनिंग में कोई अंतर नहीं है, वो एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। मालूम होना चाहिए कि कब आपको एडजेक्टिव लगाना चाहिए, कब आपको एडवर्ब लगाना चाहिए। समझ रहे हैं? अब ये जो वर्ड है नंबर 5 पेरेनियल, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ नॉट जस्ट दिस रूट वर्ड, ओवरऑल जो वोकैब है उसके सबसे जरूरी वर्ड्स में से एक है। आप इसे इस रूट वर्ड का इंपॉर्टेंट वर्ड ना मानिए, ओवरऑल इंग्लिश वोकैब के सबसे जरूरी वर्ड्स में से एक है। पेरेनियल को कैसे समझेंगे? PER जो पेरेनियल में आपको दिख रहा है इसका मतलब होता है काफी हद तक परमानेंट। परमानेंट जो चीज सतत रहे, हमेशा बनी ही रहे। समझ रहे? पेरेनियल वो समस्याएं रहती हैं, वो समस्याएं जो साल दर साल बनी ही रहती हैं। तो वो समस्या जो साल दर साल बनी ही रहे वो क्या हो गया कि परमानेंट हो गई एक तरीके से। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? कोई समस्या जो पिछले साल भी थी, उसके पिछले साल भी थी, उसके पिछले साल भी थी, आज भी है, तो वो एक पेरेनियल प्रॉब्लम हो गई। मान लीजिए कि लोगों को एक्सप्लॉइट किया जाता हो किसी टाउन एरिया में, किसी गांव में, और वो आज से नहीं बीसों साल से एक्सप्लॉइट किया जाता, तो वो क्या है? पेरेनियल एक्सप्लॉइटेशन हो गया। वो साल दर साल होता ही रहता है, कम नहीं हुआ, कभी खत्म नहीं हुआ। तो कोई भी समस्या जो 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 जैसे अनएम्प्लॉयमेंट ले लीजिए, एक पेरेनियल इशू है। इन्फ्लेशन एक पेरेनियल प्रॉब्लम है। करप्शन एक पेरेनियल प्रॉब्लम है। आज से है सर, 20 वर्षों से है। Every election seems to continue to deal with same perennial issues that have been the focus of all the previous elections.
ऐसा देखने को मिलता है ना कि हर चुनाव में नेता लोग एक ही भाषण देते हैं, हमको लेकर आइए हम भ्रष्टाचार हटाएंगे, हमको लेके आइए हम बेरोजगारी हटाएंगे, हमको लेकर आइए हम ये करेंगे, वही हम हेल्थ सिस्टम को अच्छा करेंगे। हर बार यही किया जाता। अभी देखिए कोविड जब लास्ट ईयर था, लॉकडाउन हुआ, तो ये हुआ कि हम अपने आप को रेडी कर लेंगे, हेल्थ हेल्थ सिस्टम को हम स्ट्रांग कर लेंगे। अभी 1 साल बाद फिर से सेकेंड वेव आ गई है, अभी फिर से क्राइसिस है, बेड्स नहीं है, फैसिलिटीज नहीं, फिर से वही प्रॉब्लम्स, आईसीयू की, ऑक्सीमीटर्स की, वेंटिलेटर्स की, डॉक्टर्स की, वार्ड्स की, फिर से वही समस्या है। इसका मतलब क्या है कि हम तैयार ही नहीं थे कभी, वो तो धीरे धीरे मैनेज हो गया, अभी फिर से वैसी सिस्टम आ गई। अगर हम तैयार हो गए होते तो अभी हम इसे, ये जो सेकेंड वेव ऑफ कोविड है, वी कुड हैव बीन एबल टू हैंडल इट बेटर, लेकिन हम तो इसे हैंडल नहीं कर पा रहे। इनफैक्ट इस बार हम पिछली बार से खराब परफॉर्म कर रहे हैं, आपको टीवी में पता ही चलता है। तो ये पेरेनियल सिचुएशन है एक तरीके से। योर पेरेनियल वाइनिंग इज गेटिंग ऑन माय लास्ट नर्व, मतलब एक तरीके से तुम्हारा ये कंप्लेन करना, चिल्लाना, समझ रहे हो, शिकायत करना मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है। जब देखो तब तुम्हारा चिल्लाना, जब देखो तब तुम्हारा ये पेरेनियल तुम्हारा जो तरीका है हमेशा से। अब सेंटेनियल पे आइए। सेंट का मतलब होता है 100, इसी से सेंचुरी बनता है। 100 इसी से परसेंट बनता है। परसेंट में जो बेस लेते हैं वो 100 का ही तो लेते हैं, 100 का। सेंटेनियल कोई भी घटना जो 100 वर्षों के बाद हो, मतलब जो 100वीं एनिवर्सरी हो, 100वीं वर्षगांठ हो या उसका सेलिब्रेशन, वो सेंटेनियल कहा जाएगा। समझ रहे हैं आप? एनवरी ईयर बुक, वार्षिक घटनाओं का जो वृतांत है वो एनवरी कहा जाएगा। साल भर की घटनाएं जो होती है वो एनवरी में आ जाएंगी। तो इस तरीके से आपने ए एन एन या ई एन एन रूट वर्ड भी देख लिया, जिसमें से पेरेनियल वर्ड जो था वो खोज है इस रूट वर्ड की। भूलिएगा नहीं, वो समस्या जो लंबे वर्षों से जस की तस बनी हुई हो। तो इस तरीके से ये सेशन ओवर हो जाता है। होपफुली आप सब एंजॉय कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सहयोग करें, प्रमोट करें और अपने फ्रेंड्स में वीडियोस को शेयर करें। कैसा लग रहा है ये सीरीज़, आज का ये सेशन कैसा लगा? मुझे ज़रूर बताएँ और कंटीन्यूअसली चीज़ों को तैयार करें, नोट्स बनाते हुए चलें। ये सीरीज़ रुकने वाली नहीं है। दिस इज़ दिस शैल गो ऑन, समझ रहे हैं आप? तो इसे चलती ही रहेगी, तो आप इसका बेनिफिट लेते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, मौज करिए और पढ़ाई करते रहिए।